Starting in a moment. I'm just setting up things. दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पुनीत भटनागर, और एक बार फिर हम गेसु संवाद के मंच पर हैं इस विशेष एपिसोड के साथ। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं कुछ और भी कारीगरी करना चाहता हूं। टेक्निकली पीछे हम बहुत सारी जगह पर इस संवाद को ब्रॉडकास्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। एक मिनट दीजिए। तो दोस्तों मैं कुछ पीछे टेक्निकल कनेक्शंस कर रहा हूँ, और आज का संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर AC शुक्ला और भूतपूर्व वायु सैनिक, और हमारे साथ हैं कर्नल MK व्यास जो हमारे गेसुआइट हैं। जय हिंद कर्नल साहब। जय हिंद सर। सभी लोगों को जय हिंद, भारत माता की जय। आप लोग जो इस स्पेशल एपिसोड गेसु संवाद में जुड़े हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष दिन, विशेष परिस्थितियों में और एक विशेष माहौल में ये आयोजन कर रहे हैं, जब पूरे देश की सेना हमारे बॉर्डर पे खड़ी हुई है। और आज देश आपसे कुछ मांग रहा है, आज हमें देश की खातिर कुछ करना है। हमारे होस्ट पुनीत भटनागर फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत भाई, आपका स्वागत है। भाई, मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी भी कनेक्शन से जोड़ने में लगा हुआ हूँ, पर सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, गेसु संवाद के मंच से सबसे पहले तुम्हें सारे देश का अभिवादन करता हूँ और हमारी भारतीय सेना को सलाम करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जिस तरह से काम किया है, जो कमाल दिखाया है, जिस प्रिसीजन के साथ उन्होंने पूरे ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया है। मैं पूरा किया है कहूँगा नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी भी सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम हुआ है। आगे आगे अभी हमको देखना है क्या होता है। लेकिन सेना जब लड़ती है तब अकेली सेना नहीं लड़ती। हमारे वैज्ञानिक भी लड़ते हैं, हमारे टेक्नीशियंस भी लड़ते हैं, हमारी पुलिस भी लड़ती है, हमारे समाज सेवी भी लड़ते हैं, और हर हिंदुस्तानी को, हर नागरिक को सेना के साथ खड़ा होना जरूरी है। देश के लोगों का मनोबल सेना का मनोबल बढ़ाता है। और तो इसी विचार के साथ, हालांकि सीज फायर की घोषणा हो गई, लेकिन हमने कहा नहीं, ये सीज फायर तो अभी हुआ है, लेकिन एक देश को, मजबूत देश को हमेशा ही तैयार रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति के लिए। इसीलिए आज हमने गेसु के हमारे जो
दो दोस्त हैं जो दोनों पूर्व सैनिक रह चुके हैं, सैनिक अधिकारी रह चुके हैं, उनको आज अपने साथ आमंत्रित किया है। और जब मैं अपनी कोशिश पीछे जारी रखूँगा, तब तक मैं चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट शुक्ला और कर्नल मनीष व्यास, आप दोनों अपने बारे में कुछ बताएं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो गेसू पे नहीं है, उनको भी आपके बारे में पता चले कि ये कौन दो दिग्गज हैं जो आज इस विषय पर बोलने वाले हैं। सर, आफ्टर यू। ओके, थैंक यू। आप सभी को पुनः जय हिंद, जय भारत। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अप्रतुल शुक्ला, भारतीय वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 91 में मैंने ज्वाइन किया था और 6 साल बाद मैं वहाँ से रिलीज हुआ 97 में। और मैंने एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज और गाइडेड वेपन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में ट्रेनिंग ली एक सैनिक के रूप में। और उसके बाद मेरी जो पोस्टिंग आई वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जो एयर डिफेंस सिस्टम जिसके बारे में आप ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और जिसकी पूरे विश्व में सराहना हो रही है कि किस तरीके से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल्स, दुश्मन के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके उनको न्यूट्रलाइज कर सका, और जो डैमेज, कोलेटरल डैमेज या जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो डैमेज हो सकता था उसको हम सक्सेसफुली थ्वार्ट कर सके, उसको अवॉइड कर सके। तो मैं उसी एयर डिफेंस सिस्टम की सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जिनका रशियन नाम पिचोरा है और सैम 3 कहलाती है, सरफेस टू एयर मिसाइल 3, तो मैंने 6 साल काम किया। और वो मिसाइल सिस्टम गाइडेड वेपन था। एक बार वो अपने लॉन्चर से लॉन्च होने के बाद जब तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को हिट नहीं करता, उसकी ट्रैकिंग, कमांड कंट्रोल सारा इंजीनियर्स के हाथ में रहता है। रडार सिस्टम, लॉन्चर सिस्टम और 4 मिसाइल्स एक साथ एक लॉन्चर के ऊपर लोडेड रहती है। एंड दैट सिस्टम, दो इट वाज ओल्ड बट इट इज स्टिल इन यूज, और काफी इफेक्टिवली पिचोरा सिस्टम इस वॉर में यूज हुआ है। मैंने देखा है कि कुछ न्यूज चैनल्स पे बार बार पिचोरा का नाम आया है कि इस वेपन सिस्टम को भी भारतीय वायुसेना ने यूज किया है। और आकाश जो मिसाइल है जिसके बारे में हम अभी सुन रहे हैं, वो एक तरीके से पिचोरा का ही मॉडिफाइड इंडियन वर्जन है, जो एंटी एयरक्राफ्ट इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स हैं, उन पे मैंने काम किया। और 6 साल बाद में वहाँ रिलीज करके, अब जैसा कि आपको मालूम है कि मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे गेसू में ही अभी प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हूँ। आगे जैसी भी बात होगी मैं आपको अपने और अनुभव शेयर करूंगा। मैं कर्नल व्यास को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना खुद का परिचय दें। जय हिंद। लिविंग बाय चांस, लविंग बाय चॉइस and killing by profession. I repeat, living by chance, loving by choice and killing by profession. ये इंडियन आर्मी का स्लोगन है। और जब मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया तो आई ज्वाइंड एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, और मुझे एंटीडेट मिल के मेरी सीनियोरिटी, इनफैक्ट जो पास आउट डेट है वही मेरी सीनियोरिटी डेट हो गई थी, क्योंकि आर्मी गिव्स 2 years एंटीडेट सीनियोरिटी टू टेक्निकल ग्रेजुएट्स। कोर ऑफ इंजीनियर्स को मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मोटा मोटे तौर पे कोर ऑफ इंजीनियर्स 4 अलग अलग वर्टिकल्स में आप कह सकते हैं काम करती। तो उसमें बेसिक है कॉम्बैट इंजीनियरिंग। कॉम्बैट इंजीनियरिंग जो आप देख रहे हैं कि अभी लड़ाई चल रही है, तो उसमें कोर ऑफ इंजीनियर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि जब ज़मीनी लड़ाई होती है तो इंजीनियर्स को सर्वत्र बोलते हैं। हमारा मोटो है सर्वत्र। सर्वत्र मतलब हम ऑपरेशन के सबसे पहले जाते हैं, रेकी करते हैं, और जब पूरी लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो सबसे आखिरी में हमारा काम होता है, जब हम एक तरह से ब्रिज डिसमेंटल, डिमोलिश करते हुए वापस लाते हैं। तो कॉम्बैट इंजीनियर्स आर बेसिकली देयर टू फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड
इसके बाद दूसरा जो आप लोगों ने सुना होगा कि कैंट का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट वीवीआईपी इंस्टॉलेशंस है लाइक पालम, विद गॉड्स ग्रेस आई वाज पोस्टेड देयर, जहां पीएमओ और प्राइम मिनिस्टर रिसीव करते हैं सारे हेड्स ऑफ स्टेट को. दे डोंट रिसीव देम एट टैक्सीवेज other places, but there is a separate place where it is being monitored and entire security is being done by Air Force and Army. तो वो जो इंस्टॉलेशन है जहाँ एवरीथिंग लाइक फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू वाटर सप्लाई और जो एयरफोर्स का पूरा जहाँ पे सेटअप रहता है, वो इंजीनियर्स इस तरह से उस कैंट के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करते हैं. सो दैट कम्स अंडर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज. Third is border roads organization. With God's grace, I was posted in border roads also in North Sikkim, Lachon. तो जितनी रोड्स हैं वो तो PWD वगैरह लेती हैं, लेकिन बॉर्डर्स पे बहुत डेयरिंग एक तरह से काम होता है, क्योंकि पूरे डोजर्स का आप समझ लिए कि वर्टिकल क्लिफ पे काम करना होता है और उसको मॉनिटर करने के लिए इंजीनियर्स होते हैं. और चौथा सर्वे ऑफ इंडिया. तो ये इन चारों को आप कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक तरह से गुलदस्ता कह सकते हैं. और मैं जब आर्मी ज्वाइन किया तो शुरू के 5 इयर्स तो आई वाज कंप्लीटली इन कॉम्बैट इंजीनियरिंग. अवंतिका से अवंतीपुर तक की यात्रा थी. मेरी पहली पोस्टिंग अवंतीपुर थी. सर का भी एयरफोर्स स्टेशन है और अभी भी काफ़ी न्यूज़ में था. और वहाँ से लेते हुए फिर जैसे मैंने परमानेंट कमीशन लिया तो बॉर्डर रोड्स और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसमें पालम, और बाद में मैंने अंडमान निकोबार 2013 to 15 सुनामी के बाद दे आस्क फॉर वॉलंटियर्स, और महाकाल की नगरी के हैं हम तो पीछे हटते नहीं हैं. तो आई वॉलंटियर्ड फॉर इट एंड विद गॉड्स ग्रेस आई वाज सिलेक्टेड. और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सुनामी के बाद ख़त्म हो गया था, तो वो भी हमने एयरफोर्स और नेवी के और कोस्ट गार्ड के साथ मिलके कंस्ट्रक्ट किया. और उसके बाद 2017 में मैं इसके बीच में 2 बार कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में इंस्ट्रक्टर रहा, और 2017 में मैंने अपना प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया. आफ्टर दैट आई ज्वाइंड KEC इंटरनेशनल लिमिटेड, जहां करीब 2 साल पहले जब कोविड आया था, तब पुनीत सर ऑल्सो वॉज काइंड इनफ टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी वेयर वी इंटरेक्टेड विद विडोज ऑफ इंडियन आर्मी एंड वेयर अ प्रोग्राम वॉज कंडक्टेड सो दैट हाउ वी कैन हेल्प द आर्मी वेटरन्स एज वेल एज द विडोज. तो उसमें मैं जब KEC इंटरनेशनल में था तब हम लोगों ने इंटरेक्शन किया. और उसके बाद जैक मा का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, जिसने ये कहा था कि 50 के बाद आदमी को ज़िंदगी में कुछ बड़े निर्णय लेने चाहिए. तो वो मेरी पत्नी ने मुझे फोर्स किया कि नहीं आप 2 साल और करो. तो 52 के बाद आई डिसाइडेड दैट आई शुड नाउ वेंचर इनटू माय ओन पर्सनल कंसल्टेंसी. तो वहाँ से यात्रा करते हुए और ये आज आपके सामने मैं बैठा हूँ. दिस इज़ ऑल माई जर्नी एंड लेट अस प्रोसीड विद, आई थिंक पुनीत सर विल टेक ओवर फ्रॉम हियर. क्या बात है, क्या बात है. तो आप दोनों की जो जर्नी है बहुत रोचक है, रोमांचक है. और ये जानकर भी बड़ी खुशी हुई कि किसी न किसी रूप में आप दोनों की छाप, या आप दोनों ने जो काम किया उसकी छाप आज जो हो रहा है उस पर है. तो आज जब पूरा देश मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं सुबह से कल रात से बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट पढ़ रहा हूँ, और पूरे देश में तरह तरह के सेंटीमेंट हैं. कुछ लोगों को लगता है कि अरे वार तो होते रहना चाहिए, वार सीज फायर हमने क्यों कर दिया, वगैरह वगैरह वगैरह. उनको लगता है कि अपने दुश्मन को नेस्त नाबूद करने के बाद ही हमको वापस आना चाहिए, वगैरह वगैरह. एक दृष्टि से देखा जाए तो ये सब जो लोग बोल रहे हैं और हम जो बोलते हैं, हम रणनीतिकार नहीं हैं. और आप दोनों सैनिक हैं, लेकिन फिर भी आज की स्थिति क्या है शायद आपको भी पता नहीं है, क्योंकि हर पल बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, दुश्मन आगे बढ़ता है. जी सर, है ना. तो फ्लूइड सिचुएशन, उस पर कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो हमारे जो ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उनसे बोलना चाहिए कि एक बार जम्मू की सीमा पर जाइए और लड़के दिखाइए. मैंने फिर कुछ डिफेंस के जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों से भी बात की आज, और निकल कर ये आया कि आप सैनिक की जगह लड़ नहीं सकते, सैनिक आपकी जगह पे जो है इंजीनियरिंग का काम कर नहीं सकता. हर व्यक्ति अपने अपने काम का एक्सपर्ट है.
तो हम जहाँ पर हैं अपना काम मुस्तैदी से करें, वो भी एक तरह से देश के लिए बहुत जरूरी है। तो हर नागरिक जो जहाँ है वो सैनिक का रोल निभा सकता है अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और अपना काम बखूबी कर रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, गेसू से ही रिलेटेड। आपको मालूम है कि इंजीनियरिंग की किताबें मोटी मोटी होती है और एक थर्मोडायनेमिक्स नाम का सब्जेक्ट होता था जिसको जब पहली बार अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा कीड़े मकोड़ों से भरी हुई है, इतने सारे फॉर्मूले उसमें होते हैं। और तो क्या हुआ कि एक फॉर्मूला मुझे याद नहीं हो रहा था, तो कभी होता है ना जब एग्जाम में जाते जाते भी मैंने कहा रास्ते में इसको याद करूंगा, मैंने हाथ पे वो लिख लिया ताकि उसको पढ़ता रहूं, याद करता रहूं। और हुआ ये गलती से कि एग्जाम की वो जो होती है अपाधापी में, टेंशन थी। जल्दबाजी में मैं अंदर चला गया और मुझे याद नहीं रहा कि मेरे हाथ में लिखा हुआ है। और अंदर जाके मुझे को याद आया कि यार ये तो लिखा हुआ है, और बीइंग ए ईमानदार व्यक्ति मैंने कहा इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, अभी ये ठीक नहीं। तो मेरा थूक लगा कि मैंने उसको मिटाने की कोशिश की। और खान साहब हमारे प्रोफेसर थे इंग्लिश के, उन्होंने देख लिया और वो मेरे पास आके बोले यार ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जो जिंदगी भर के लिए मेरे मन पे छप गया है। उन्होंने कहा क्यों पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 89 की होगी शायद बात, या 84 की होगी। अगर तुम एग्जाम में थोड़ी सी चीटिंग कर रहे हो तो तुम पाकिस्तान की मदद कर रहे हो, क्योंकि तुम अच्छे इंजीनियर नहीं बनोगे और तुम्हारा बनाया हुआ पुल गिरेगा या कमजोर होगा। आई थिंक दैट इज द स्पिरिट which we are talking today, in which we are talking today, कि हम जो कर रहे हैं या तो दुश्मन की मदद कर रहे हैं या अपने देश को मजबूत कर रहे हैं। खाली सेना को वहां जाकर लड़ना जरूरी है। तो पर आज मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शक हैं, जो दोस्त हैं, कि एक सैनिक होता क्या है। मतलब लोगों को लगता है कि एक आर्मी का मिलिट्री का एयरफोर्स की ड्रेस पहन ली और आप सैनिक हो गए। सैनिक होने का मतलब बहुत गहरा है। आज सबसे पहले मैं आप दोनों से ये पूछूंगा, जब हम कह रहे हैं कि हर नागरिक एक सैनिक होता है, सबसे पहले तो ये समझे कि सैनिक होता क्या है, एक सैनिक किस तरह की जिंदगी जीता है, किस तरह वो मजबूत बनता है। तो कर्नल व्यास आपसे शुरू करते हैं, एक सैनिक क्या होता है रोज? जी सर, मेरा ये मानना है कि coming to the topic of our discussion today, a good citizen and a person who wants sustained success, a good citizen and the person who wants his success to be continued has to have these soldier like qualities. Okay. उसके पीछे मेरा मानना ये है सर कि आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोगों का, चाहे वो क्रिकेट का फील्ड हो या फिल्म का फील्ड हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, या अब इतना समय हो गया है सर स्पेंड करते हुए, तो हमारे भी जो दोस्त काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अब्रॉड, और मौका मिला मुझे शेंडगे सर से बात करने का अभी मेलबर्न में। तो ये जो हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने मतलब कंट्रीज में अपना न केवल खुद का बल्कि इंडिया का नाम आगे किया है, उनके अंदर सर मुझे ये 10 या 11 जो सोल्जर लाइक क्वालिटी सारी मिलती है। तो आज का जो आपने टॉपिक लिया है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक गुड सिटीजन बनना या एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट या सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए आपके अंदर सोल्जर लाइक क्वालिटीज जरूरी है। और उस सोल्जर लाइक क्वालिटी में बिफोर आई हैंड ओवर द थॉट टू शुक्ला सर, मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं जो मुझे सीखने को मिला जब मैंने आर्मी ज्वाइन किया, तो सर हम लोग तो महाकालेश्वर और चिंतामण गणेश से आगे कभी सोचते नहीं थे, लेकिन मैं बताता हूं कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसके 4 दिन बाद ईद थी। ओके। और हमारी यूनिट में MMG बोलते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, इसके 3 सीधा फील्ड पे मैं गया था अवंतीपुर में, और वहां हमारे पास ये 3 अलग अलग टेंट लगे हुए।
और मेरे लिए पहली बार मौका था कि मैं जिसको मस्जिद कहा जाता है उसके अंदर घुसूं, और वहां जाके सर जब वो उन्होंने जो भी मुझे दिया वो मैंने पहना, और वज्रासन में बैठ के पूरे हाथ ऊपर उठा के, और उन्होंने जो राष्ट्र के लिए दुआ की तो हम सब आमीन बोल रहे थे। ये मेरे लिए जीवन में एक बहुत बड़ा क्या बात। अनुभव था। और मैं मानता हूं कि सर आर्मी से ज्यादा सेक्युलर दुनिया में कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकती, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जैसे बच्चे को आप सिखाते हैं कि क्या करना है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सुंदर, आज भी मेरे मन में इतना पवित्रता आती है सर। और मैं ये समझता हूं जो आपने ये टॉपिक लिया है सर, सबसे बड़ा अगर आपको एक सिटीजन बनना है तो आप ये एक्सट्रीम व्यूज से सावधान रहिए। आप दोस्तों में बात करते हैं, आपस में बात कर रहे हैं, वहां आप अपने एक्सट्रीम व्यू शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक हिंदुस्तान को डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं तो आप ये बहुत एक्सट्रीम व्यूज में, जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सब सोशल मीडिया पे परिचित है कि लोग किस किस तरह से हाईली एजुकेटेड लोग ऐसी बात करते हैं जो बहुत अजीब सी बात है कि आप किसी कंट्री को खत्म कर दो। ये एक्सट्रीमिज्म है। इसको आप एक 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 तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके आप इस चीज को समझिए कि हम हिंदुस्तान में किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी ना करें, और हमारा दुश्मन, सर आई एम श्योर शुक्ला सर विल एग्री विथ मी, कि हमारे जब भी डिस्कशन होते हैं हमारा दुश्मन केवल टेररिस्ट है, और वो किसी भी धर्म का है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके माथे पे तिलक लगा है, या उसने टोपी पहन रखी है, या उसने साफा बांध रखा है, या उसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं, हमारे लिए वो अगर किसी कमजोर पे अत्याचार कर रहा है तो हम सीखें, और ये हमें घुट्टी में पिलाया जाता है। तो मेरा सिर्फ, अगर आज पूरे कन्वर्सेशन में मैं कोई और बात कन्वे नहीं कर पाऊं, तो सर मेरी ये सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अच्छा सिटीजन जब बने तो दोस्तों की बातचीत अलग है, आप कुछ भी कर लें, लेकिन सोशल मीडिया पे आप इस तरह के एक्सट्रीम व्यूज जिसमें कि मैच्योरिटी कम दिखाई दे वो शेयर ना करें, बिकॉज प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है और वो एथिकली भी सही नहीं है। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट लेसन विच आई हैव लर्न। ओवर टू शुक्ला सर। मैं उसके पहले एक चीज बोलूं, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि आर्मी सबसे सेक्युलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका सबूत हमने देखा जब हमारे सामने लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी थी, व्योमिका विंग कमांडर व्योमिका थी। तो आई थिंक जो आप बोल रहे हो उसको एक सबूत के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में पूरी दुनिया को भी हमने दिखाया। तो हर आर्मी सेकुलर होती है जरूरी नहीं, लेकिन हाँ हमारी आर्मी सेकुलर है। और साथ में मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारा कंडक्ट था, हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री जो है वो बहुत प्रोफेशनल है। आई थिंक दैट केम आउट सो वेल। हाँ जी, लेफ्टिनेंट शुक्ला। नहीं, मैं बिल्कुल कर्नल व्यास के व्यू पॉइंट से बिल्कुल 200% सहमत हूँ। और मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव ये रहा कि इंडियन एयरफोर्स के जो बेसिस में मैं रहा, जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग रही, वहाँ पे डेफिनेटली एक मंदिर होता था, मस्जिद होता था, गुरुद्वारा होता था। और अगर कुछ हमारे यहाँ ईसाई होते थे, क्योंकि एयरफोर्स में ज़्यादा होते थे, क्योंकि हमारा जो केरल से आने वाले बहुत सारे सोल्जर्स हमारे क्रिश्चियन भी होते थे, तो एक छोटा सा चर्च भी होता था। और जो भी प्रेयर्स होना थी या जो भी उनके फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें सबके लिए जाना कंपलसरी होता था। कमांडिंग ऑफिसर किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको ही वो जाके लीड करता था प्रेयर्स को, और सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब मैंने एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर में ज्वाइन किया, तो हमारा सो कॉल्ड, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे शुरू के 1 साल रैगिंग होती थी, तो एयरफोर्स में भी एक रगड़ा लगता है। आर्मी में तो अच्छा। जोरदार लगता है, एयरफोर्स में शायद थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता हो, बट इट वाज वेरी टफ। हम लोग सवेरे 4 बजे उठते थे, और करीब 12 किलोमीटर का हेल्थ रन होता था, और उसके बाद में पीटी होती थी, क्रॉलिंग, जंपिंग, और बाकी सारे पनिशमेंट छोटी छोटी बातों पे मिलते रहते थे। तो जब वो रगड़ा हमारा लग रहा होता था, तो हमारे साथ में करीब 200 ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया था। तो
तो उसमें उनकी एक प्रैक्टिस थी, दे विल गिव यू हाफ ए ग्लास ऑफ वाटर, आधा गिलास पानी आपको देते हैं, और वो बोलते हैं कि आपको सारे 200 ऑफिसर्स को इस गिलास में से पानी पीना है, एक ही गिलास में से पीना है, और उसको छोटा छोटा सिप आपको लेना है। ये भी आपको इंश्योर करना है कि वो आधा गिलास पानी आखिरी बंदे तक भी पहुंचना चाहिए। फिर वो आपको आधा जामफल देते हैं खाने के लिए, अमरूद, उसमें आपको बाइट लेनी है और ऐसा इंश्योर करना है कि वो आखिरी आदमी तक। तो बीइंग ए पंडित, हमारे व्यास जी भी पंडित हैं, पहली बार तो बड़ा हेजिटेशन हुआ कि यार ऐसा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमारे घर में तो अपन लोग ये देखते हैं कि भाई भी एक दूसरे का जूठा गिलास में पानी नहीं पीते थे। उस समय थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन जब वो किया और फिर उन्होंने बोला कि इसको डो ब्रदर फंडा बोलते हैं, कि भाई अगर आप वॉर में खड़े हुए हो तो आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे, पानी पीने का कम होगा, खाना खाने का कम होगा, अगर आप उसको शेयर करके नहीं खाते हैं। और बात वही जो व्यास जी ने बोली कि सेक्युलरिज्म, आप ये नहीं देखते कि आपके बाजू में रहने पहले बाइट लिए वो मुस्लिम है कि सिख है कि क्रिश्चियन है। मैंने अपना रूम फ्लाइंग ऑफिसर शरीफ के साथ शेयर किया। मुल्ला और पंडित दोनों हम एक ही साथ एक ही कमरे में रहते थे, और वो बराबर नमाज अदा करता था और मैं बराबर हनुमान जी की पूजा करता था। तो सेक्युलरिज्म और ब्रदरहुड और एक दूसरे के साथ कंपैशन, एक साथ खड़े होने की क्षमता ही आर्मी को या एयरफोर्स को पूरे वर्ल्ड में यूनिक बनाती है। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, क्या बात है। और आपने जो एग्जांपल बताया बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है, क्योंकि जो अंदर की हमारी जो हेजिटेशंस हैं, हमारे अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको वहीं पे रूट पे तोड़ना जरूरी है। और आई थिंक भले ही वो एक रगड़ा था, इनफॉर्मल तरीका होगा आपके सीनियर्स का, लेकिन एक सैनिक बनाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुझे यहाँ पे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि आपने कर्नल व्यास बोला कि 10-11 बातें हैं जो एक सैनिक को बनाती है, तो अगर आप संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताएंगे तो हमको पता चलेगा कि सोल्जर होता क्या है। जी सर, जैसे अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की थी वो सेक्युलरिज्म के अलावा एक डिसिप्लिन वर्ड जो है सर, वो बहुत कॉमन है। हम भी अक्सर बच्चों को कहते हैं डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन लाइफ जियो, बट ये डिसिप्लिन आता कैसे है, ये सर मुझे वहाँ आर्मी में सीखने को मिला। क्योंकि एक डेफिनेशन बड़ी वेग सी है, बी अ गुड पर्सन, बट हाउ टू बी अ गुड पर्सन, हाउ टू बी अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। तो सर डिसिप्लिन्ड पर्सन की शुरुआत हमारी जो होती थी वो सुबह 5 बजे उठने से। एक नेवल ऑफिसर का भी बहुत वायरल हुआ था एक वीडियो, जिसमें उसने कहा था कि जिंदगी में यदि बड़ा बनना है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि तुम जब बेड से नीचे उतरते हो तो अपना बेड अच्छे से चादर वगैरह ठीक रख के बाहर निकलो। वेल बिगन इज हाफ डन। तो ये जो डिसिप्लिन का पहला अक्षर शुरू होता है सर, वो आपका सुबह उठने से शुरू होता है। ना मैं कोई ऐसा ब्लैंकेट ये नहीं कह रहा हूँ सर, बिकॉज आई नो कि हमारी ऑडियंस बड़ी वास्ट है, जिसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लोग रात को काम करते हैं और बाकी भी चीज़ें हैं। लेकिन डिसिप्लिन, अगर आप 11:30 बजे खाना खा रहे हैं तो 11:29 पे आप टेबल पे पहुंच सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है सर, जब मैं आज भी पूना से, जब हम राजीव आप्टे और गुंजन, एक हमारा छोटा सा ग्रुप है, अजीत खालसा और लोकू, हम सब लोग जब कभी मिलते हैं तो हम लोग इस चीज को बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि यार 7 बजे वाली मेट्रो पकड़नी है, तो अगर 7 बजे वाली मेट्रो पकड़नी है तो हम उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस 7 बजे वाली मेट्रो को पकड़ना चाहते हैं। नाउ इट्स अ स्मॉल थिंग। मैं सर से भी आज यही चर्चा कर रहा था कि इवन ड्यूरिंग कॉलेज डेज, हाउ अ स्टूडेंट कैन learn this skill, I will say it's a skill, discipline. तो डिसिप्लिन में सर पंक्चुअलिटी becomes the best thing, और it gives such a magnificent height in your personality कि आपको किसी की शाबाशी की जरूरत नहीं होती। अब मुझे किसी के पास मिलना है और अगर उसने बोला है कि 11 बजे पहुंचना है सर, तो मैं बहुत बहुत मुझे मजा आता है कि मेरा वो अलार्म मैं सेट करके जाता हूं और वो वहां बज गया। तो ये डिसिप्लिन आपका टाइम से अगर आप नहीं कनेक्ट करेंगे
अरे यार कल कर लेते हैं, अरे यार परसों कर लेते हैं। आप न केवल इंडियन, आज आपने कहा है कि बी एन इंडियन और बी सोल्जर लाइक क्वालिटीज, अगर आप पंक्चुअल नहीं है सर, मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं 100% जगह जो है 100% टाइम, मैं बिल्कुल ह्यूमिलिटी के साथ ये बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप अपनी माइंडसेट को इस तरह का करते हैं तो 100 में से 90 बार आप बिल्कुल समय पे होते हैं। और इसको ये शुरुआत सर उठने से होती है, और बाकी के दिन के आपके जितने कार्यक्रम हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डिसिप्लिन को, हमारे यहाँ मैं यही आज सर से शेयर कर रहा था कि हम लोग दिन में 6 यूनिफॉर्म बदलते हैं सर। मोमेंट वी गेट अप वी आर इन आवर नाइट ड्रेस, फिर हम पीटी जाते हैं 5 बजे तो पीटी ड्रेस, उसके बाद घर आते हैं तो कैजुअल ड्रेस, उसके बाद ऑफिस जाते हैं तो फॉर्मल्स, उसके बाद घर आते हैं तो फिर कैजुअल ड्रेस, उसके बाद हमारा गेम्स पीरियड होता है तो गेम्स ड्रेस, उसके बाद हम लोग वापस ऑफिस जाते हैं तो कॉम्बैट ड्रेस, और कॉम्बैट ड्रेस के बाद जब घर आते हैं तो हमारे पास एक छठी ड्रेस होती है जो नाइट की पार्टीज के लिए होती है। सो इन अ डे वी सोल्जर्स लिव फॉर 24 आवर्स ओनली। हमें कल का पता नहीं होता सर कि कल हम जिंदा हैं कि नहीं है, लेकिन इस 24 आवर्स में वी सेग्रीगेट ईच एंड एवरी सेक्शन कि यार इस सेक्शन को इस यूनिफॉर्म के साथ इस टाइम पे कंप्लीट करना है। और ये इतनी बढ़िया सीख लाई है सर कि वो मुझे लगता है कि हर आदमी अपने जीवन में, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर वेयरिंग यूनिफॉर्म और नॉट, बट इफ यू वांट टू बी अ गुड सिटीजन, इफ यू वांट टू बी अ गुड कॉर्पोरेट लीडर आल्सो, आई हैव सीन हर्ष गोयनका जी के साथ, मैं अक्सर उनके साथ लिफ्ट में ट्रैवल करता था, आई फाउंड दिस इन हिज पर्सनैलिटी कि जब वो आते थे तो लोग घड़ी मिला लें, 100 में से 100 बार नहीं, लेकिन वो जो गार्ड भी खड़ा रहता था वो बोलता था सर 10:30 बजे अगर उनको लिफ्ट में घुसना है तो वो 10:29-30 में पहुंचते। तो आई वांट टू कन्वे दिस कि आप इस चीज को हल्के में मत लीजिए। अगर आपने स्पेशली, ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर ने बुलाया तो आप 10:30 बजे पहुंच गए, इवन आपके जूनियर को अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे से 11 बजे आप कहीं मिल लेना, तो आप 10:58 पे पहुंच जाइए। मेरा ऐसा मानना है कि डिसिप्लिन is the one quality which is highly underrated in India especially, क्योंकि हम आपका कई बार मजाक कर लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दो इट इज नाउ विद मोदी जी एंड अदर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट भी अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आ रही है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी दूर हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से गंदगी पे हमको काम करना है, मुझे लगता है कि पंक्चुअलिटी पे, और आप जिस दिन को आप अगर 6 सेक्शन में डिवाइड करें तो उसको टाइम लिमिट के साथ, यूनिफॉर्म लिमिट के साथ, one has to work on it. That's what I want to convey. The second quality which discipline I wanted to convey. Anything else which you think is so important that must be put on the third place? आई थिंक डिसिप्लिन पे शुक्ला सर, अगर आपके थॉट्स कुछ अगर आई वुड जस्ट कि आपका कोई एक्सपीरियंस हो, बिकॉज वी हैव सर्व टुगेदर विथ वन ऑफ द मोस्ट डैशिंग एयर मार्शल इन द इंडियन आर्मी, नो नेम्स बट ही वाज, वी बोथ मुझे सर्व। एक किस्सा याद आता है, जब हम लोग ट्रेनिंग में थे एयरफोर्स में, तो पर्टिकुलर डे हमको एक पर्टिकुलर डे हमको ये बोला गया कि आज शाम को पीटी में आप चप्पल पहन के आएंगे। ओके। चप्पल पहन के आएंगे, शूज पहन के नहीं आएंगे। जो स्लीपर अपन जो बाथरूम में पहन के जाते हैं वो स्लीपर्स पहन के आना है। और वी ऑल वेंट देयर और पीटी की यूनिफॉर्म में, और थोड़ी देर हमको इधर उधर पीटी कराने के बाद वो एक पर्टिकुलर एरिया में एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में ले जाके हमको खड़ा कर दिया और बोला कि सावधान। तो आपको मालूम है सावधान मतलब अटेंशन, मतलब फुल पैर 30 डिग्री पे रख के और आपको जमीन पे तन के खड़े। अब उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 मिनट बाद लाल चींटियां वहां पे आना चालू हुई। और वो लाल चींटियों ने हमारे पैरों में काटना चालू किया, और वो ऊपर धीमे धीमे चढ़ते चढ़ते घुटनों तक आ गई। मतलब 15-20 मिनट हमको वहां अटेंशन में खड़ा रखा, और हम लोगों के चेहरे से लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी मौका मिल जाए तो एयरफोर्स छोड़ के भाग जाए सभी लोग, लेकिन बोल नहीं सकते कुछ क्योंकि आप सावधान में हैं, और आप हिल नहीं सकते, पैर नहीं हिला सकते क्योंकि आप सावधान में हैं। तो दैट वाज ए डेलिबरेट ड्रिल जो उन्होंने करवाई थी कि अगर आपको अटेंशन का ऑर्डर मिला है तो आपके पैर के ऊपर चींटियां काट रही हैं, आपके पैर के ऊपर से सांप निकल रहा है, बिच्छू आपके पास में आ रहा है, आपको हिलना नहीं है। दैट वाज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दे वांटेड फ्रॉम अस,
ऐसा नहीं था कि वो इनह्यूमन थे कि, और बाद में फिर उन्होंने हमको उसको न्यूट्रलाइज करने के भी तरीके बताए कि वो जो फार्मिक एसिड जो चींटियों ने हमारे पैरों में काट काट के घुसा दिया था, और उसका ट्रीटमेंट भी हमको दिया गया, एक ऐसी गोली भी दी गई जो एंटी एलर्जिक थी, एंड ऑल दोस थिंग दैट वाज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी फील्ड हो, गेम्स हो, कॉर्पोरेट कल्चर हो, डिसिप्लिन इज द फारमोस्ट। डिसिप्लिन कम्स थ्रू प्रैक्टिस, कोई एक दिन में होने वाला फिनोमेना नहीं है। डिसिप्लिन इज नॉट ए फिजिकल एक्टिविटी, इट इज ए मेंटल प्रोसेस। अगर आपका दिमाग उस तरीके से ट्यून्ड हो गया है कि आप समय पे काम करते हैं, आप काम व्यवस्थित करते हैं, जो काम आपको दिया गया आप उसमें छोटा बड़े का भेद ना करके, जो भी मुंडेन लगता है आपको उसको भी आप उतनी ही मेटिकुलसली करते हैं या उस ऑर्गेनाइज वे में करते हैं कि आपको लगे कि हाँ ये किसी सोल्जर ने किया हुआ काम है। और ये जो बता रहे थे, नेवी सील का एक कमांडर है, उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि आप सबसे पहले उठते हैं तो अपना बिस्तर, कभी आपका दिन खराब जाए और रात में आप 10 बजे लौटे हारे थके और परेशान, तो कम से कम बिस्तर तो ठीक ठाक मिले ताकि आप सो सके ढंग से। तो दैट वाज द थिंग। और एक और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ OLQ बोलते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। एयरफोर्स में ये बताया जाता है कि आप ऑफिसर बाद में है, यू आर जेंटलमैन फर्स्ट। एक क्रिश्चियन पुरुष में जो क्वालिटी होना चाहिए कि महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं को अपने ऊपर रखना, और हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि विंग कमांडर की जो वाइफ होती है वो उसका दर्जा ग्रुप कैप्टन के बराबर है, मतलब उससे एक रैंक ऊपर है। अगर ग्रुप कैप्टन की वाइफ है तो वो एयर कमोडर के बराबर है। और ये सिखाया जाता था कि अगर एक पायलट ऑफिसर जिसने कल नौकरी ज्वाइन करी है और अगर उसकी वाइफ उसके साथ में है, और आपके स्टेशन का AOC जिसको एयर ऑफिसर कमांडिंग बोलते हैं, एयर कमोडोर अगर आता था अपनी वाइफ के साथ, तो वो एयर कमोडोर पायलट ऑफिसर की पत्नी को गुड इवनिंग मैम करके बोलेगा, और और जो वो पायलट ऑफिसर है वो उनकी पत्नी को गुड इवनिंग मैम बोलेगा। वो दोनों आपस में एक दूसरे का नाम लेके बात कर सकती है, लेकिन ऑफिसर कितने भी बड़े दर्जे का हो वो हमेशा महिलाओं को मैम करके और पहले आगे जाके अपना ग्रीटिंग्स देता है। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी चीजें थी कि जेंटलमैन क्वालिटीज क्या होती है, आप पहले वो सीखें। और जैसे आपने बताया कि मोटो क्या होता था, मोटो ये होता था कंट्री फर्स्ट, सर्विस सेकंड एंड सेल्फ थर्ड। आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, सेवा के बारे में आपको सोचना है, देश के बारे में आपको। ओवर टू यू पुनीत। क्या बात, कंट्री फर्स्ट, सर्विस सेकंड, सेल्फ, मैं लिख रहा हूँ, सेल्फ थर्ड। क्या बात है। तो आप लोगों ने जो बात बताई और जिस तरह के आप सब एनेक्डोट्स बता रहे हैं उसको समझ में आ रहा है कि मुझे दो चीज समझ में आ रही है। एक तो जेंटलमैन होना चाहिए एक ऑफिसर को, एक सोल्जर को जेंटलमैन होना चाहिए, लेकिन साथ में उसको इतना तगड़ा भी होना चाहिए, इतना कड़क भी होना चाहिए कि वो जब तकलीफ आए उसको झेल सके। तो कहीं ना कहीं मेरे को समझ में ही आ रहा है कि जो चीज मैं सीख रहा हूँ, आपको ऑलरेडी क्राइसिस से गुजरने के लिए तैयार किया जा रहा था कि, क्योंकि ये तो एक बहाना है कि आपके ऊपर चींटियां चढ़ रही है तब भी आप हिले नहीं, मतलब क्योंकि जब सामने से गोलियां चल रही होंगी तब वो तो चींटियों से भी ज्यादा खतरनाक होंगी, बट आपको खड़े रहना है। तो खड़े रहने की, उस क्राइसिस में भी खड़े रहने की, अपनी ड्यूटी पर डटे रहने की वो एक तरह की प्रैक्टिस है, एक ड्रिल है एक तरह से। राइट, हाँ, एब्सोल्युटली, यस सर जस्ट टू ऐड वॉट एवर यू आर सेइंग, हमारे यहाँ आर्मी में सेइंग है, आर्मी मीन्स मुंह से आर्मी निकला, आर्म फोर्सेस, मिलिट्री हमारी सेना। the more you sweat in peace, the less you bleed in war. सही बात है। तो हमारे यहाँ जितनी भी पीस टाइम की ट्रेनिंग होती है सर, वो अभी आप क्वालिटीज के बारे में पूछ रहे थे, सो कनेक्टेड टू दिस ओनली आई विल कम टू दिस, दैट अडेप्टेबिलिटी। सर हम लोग +52 टेम्परेचर से -10, -15, -20 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोगों की बॉडी एक्सपोज होती है। एंड इट इज नॉट दैट कि आज आपको बोला है कि भाई आप सूरतगढ़ की साइड में आप चले गए तो वहाँ 52 डिग्री है और आप 2 महीने 3 महीने रहे और उसके बाद जो है आप
सीधा जो है आपको कुछ आपको थोड़े थोड़े देर में आपको कोल्ड टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा. एट टाइम्स आई हैव माई सेल्फ लोन फ्रॉम -10 to +52, मतलब 62 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस विद इन ए क्या बात स्पैन ऑफ 6 आवर्स. अब बॉडी इतनी रोबस्ट आपकी होनी चाहिए कि आप 52 के बाद, और आई एम श्योर सर के पास भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा, कि जब आप अपनी बॉडी को टेम्परेचर से इतना एक्सपोज करते हैं, फीलिंग से इतना एक्सपोज करते हैं, तो सर इट्स नॉट ओनली वॉर ऑफ योर मेंटल स्ट्रेंथ, योर बॉडी शुड ऑल्सो टेक the extremes of temperature and the lowest also, so that you become like a iron, like a rod, because आपको किस टाइम पे कहाँ जाना है. क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ तो आपकी लड़ाई से, जब आपको पीस में आना है तो, या शांत भाव से अपने जवान से बात करनी है, तो दैट शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू +52 to -10, because moment you start saying something to a boy who is perturbed because सर उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, उसकी मदर के पास जाना है. अब आप एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में हैं कि सर मैं यहाँ से अपनी कंपनी को कैसे ले जाऊं, या अपनी रेजिमेंट को कैसे आगे मैं यहाँ से ले जा सकता हूँ. आई हैव गॉट 800 men to look after, and suddenly a boy comes, उसको तो उससे मतलब नहीं है. So you are this mental shifting in temperature from 52 to -10 is practiced by you physically moving from place A to place B. So a soldier has to be adaptable. Now हम जब अपने सिविलियन काउंटर पार्ट्स को जब देखते हैं सर, तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन में आता है कि अगर लाइट चली गई तो यू फील यार जिंदगी खत्म हो गई, या अगर आप एसी में रिजर्वेशन नहीं मिला तो आप सोचते यार अब मैं कल जाऊं. यस, गिवन अ नॉर्मल टाइम फ्रेम वन शुड डू इट, बट आप अगर अपनी बॉडी को रोबस्ट करते हैं तो भी आप एक देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज को एक लग्जरी मत बनाइए कि नहीं नहीं इसके बिना ही हम रह सकते हैं. आई एम श्योर कि अ गुड सिटीजन, या आप जैसी बात कर रहे थे कि एक इवन किसी भी टेम्परेचर पे आपका मेंटल एंड फिजिकल जो एक्सपोजर है, इट है, यू हैव टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम्स. प्रतुल सर. Yeah, taking forward the point Colonel Vyas is raising, मुझे जो आज का जो सिनेरियो है जिसमें हम ये बात करने जा रहे हैं, मैं पूरे देश के वासियों से और हमारे गेसुआइट से सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम सीज फायर के दौरान ये चर्चा कर रहे हैं, पर जैसा आशंका है बहुत सारे लोगों के मन में है कि फिर से ये चीजें एस्केलेट हो सकती है. भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप किसी न किसी प्रकार से हार्डशिप के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें. करेक्ट. आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज देयर और सारी चीजों को विजुलाइज कर रही है, सारे सिनेरियोस के प्लस और माइनस को इवेल्युएट कर रही है गवर्नमेंट, और अकॉर्डिंगली आप देख रहे हैं कि हमारे कृषि मंत्री भी मीटिंग कर रहे हैं, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर भी मीटिंग कर रहे हैं, हमारे जल संसाधन मिनिस्टर भी मीटिंग कर रहे हैं. एवरी गवर्नमेंट फंक्शनरी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली. लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारे सारे सिटीजन्स, कल अगर हमारे यहाँ पेट्रोलियम की स्केर्सिटी हो तो आप अपने गाड़ी को छोड़कर साइकिल से निकलने की क्षमता क्या आप में बची है? जैसा कि कर्नल व्यास बोल रहे हैं, हम सब एयर कंडीशनर्स, कूलर्स और इसके आदी हो चुके हैं. आपकी आर्म फोर्सेस अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसलमेर में खड़े होकर आज लड़ रही है, तो क्या आप उज्जैन के 35 डिग्री में कम से कम साइकिल चलाने की क्षमता रखते हैं आज? कल को अगर हमारे यहाँ किसी खाद्यान्न की कमी होती है, जो भगवान न करे होगी कभी, लेकिन क्या आप उसके बिना अपना काम चलाने के लिए तैयार हैं? मतलब छोटी छोटी मिजरीज, छोटी छोटी सफरिंग्स में हमारा जो मोरल है वो इतना एकदम नोज डाइव लगा देता है. दूसरा, हम एक सेकंड के लिए भी भारत के हमारे जो लोग हैं, वो कई लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट को कोसने में देर नहीं लगाते. आप अगर एक अच्छे सिटीजन के रूप में हैं और आप ये देख रहे हैं कि हमारी आर्मी लड़ रही है, तो जो आर्मी जो एनवायरनमेंट में सफर करती है बॉडीली और इमोशनली और मेंटली, उसका क्या 1% भी हमारे नॉर्मल सिटीजन्स लेने के लिए तैयार हैं या नहीं है? इसके ऊपर हमारा मैसेज जाना चाहिए पुनीत आपके माध्यम से आज, कि भले ही वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड सफरिंग्स हो, आप कुछ दिनों बिना एसी के सोने की कोशिश करें,
कुछ दिनों आप बिना कूलर और एसी के, कुछ दिनों आप साइकिल से घर से निकलने की कोशिश करें, कुछ दिनों आप अपने कंफर्ट को छोड़ के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में काम करने की, फिजिकल लेबर करने की कोशिश करें। इससे आपकी एडॉप्टेबिलिटी, जिसके ऊपर हमारी पूरी बात हो रही है, आपकी एज ए सिटीजन भी एडॉप्टेबिलिटी बढ़ेगी कि मैं अपने कोजी कंफर्ट से बाहर आके अगर मुझे कुछ करना पड़ता है तो मैं वहां भी कंफर्टेबल फील करता हूँ। एक फौजी की विशेषता होती है कि वो रोड साइड ढाबे में बैठ के सड़क पे खाना खा सकता है और वो 5 स्टार कल्चर में भी इक्वली एडॉप्टेबल होता है। वो वहाँ के 7 कोर्स लंच में भी या डिनर में भी उतना ही कंफर्टेबल है जितना सड़क किनारे बैठ के वो जमीन पे बैठ के चाय पी लेता है और खाना खा लेता है। तो दिस काइंड ऑफ एडॉप्टेबिलिटी इन अवर नेचर हैज टू कम। और ये सबसे बड़ा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये कहने में थोड़ा हेजिटेशन होता है कि ये जो हमारी मॉक ड्रिल की जो एक्सरसाइज हुई अभी 244 डिस्ट्रिक्ट्स में, ये करीब 20-25 साल बाद हुई। कारगिल के बाद ये एक्सरसाइज हुई नहीं, जबकि मुझे लगता है कि ये हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर ऑर्गेनाइजेशन में और जो हमारे नॉर्मल सिविलियंस हैं उनके लिए साल में कम से कम 3 या 4 बार हर तीसरे चौथे महीने ये एक्सरसाइज होना चाहिए, ताकि उनको एट द टाइम ऑफ क्राइसिस उनका क्या बिहेवियर होना चाहिए, उनको अपने को किस तरीके से कंडक्ट करना है, कैसे अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना है और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको सेव करते हुए उन्हें सही जगह पहुंचाना है। इसकी मॉक ड्रिल मुझे लगता है साल में 4 बार जरूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल आपने करेक्ट बोला। और मेरी, जैसे मैंने आज कहा कि एक बहुत उच्च स्तर के डिफेंस एक्सपर्ट के साथ मेरी बातचीत हुई और उनका यही कहना था कि ये सीज फायर हो गया है, ठीक है, लेकिन एक देश के रूप में अगर मजबूत रहना है ना, तो ये मॉक ड्रिल जो पूरी तरह से नहीं की गई उसे करना बहुत जरूरी है सबसे पहले। और सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में नहीं, हर जगह करना जरूरी है। उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि अगर कभी स्कूल को इवैक्यूएट करना पड़ा तो क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह करना चाहिए, आज किसी को पता नहीं है, जबकि ये पता होना चाहिए। अगर कहीं आग लग गई तो किस तरह से सबको निकलना है, ये सबको पता होना चाहिए। उदाहरण उन्होंने ये भी दिया इजराइल का, जहां हर दिन हर वक्त कोई ना कोई ड्रिल चल रही होती है, क्योंकि उनका हर नागरिक, आज जब हम बोल रहे हैं कि हर नागरिक एक सिपाही है, वो तो सचमुच में लिटरली हर नागरिक को सिपाही बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई हमला हुआ तो आपको कैसे कंडक्ट करना है, कोई ब्लास्ट होता है तब आप क्या करेंगे। तो ये हमारे जितने भी आज दोस्त लोग बोल रहे हैं कि वार करो वार करो वार करो, कोई और वार करेगा नहीं, हमको तैयार होना है वार के लिए कि कभी अगर मुसीबत आ गई तो देश का हर आदमी तैयार हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो अगेन कुछ डिफेंस अथॉरिटीज ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि जब कसाब मुंबई में हमला करने के लिए आया था वीटी स्टेशन पर, जब वो गोलियां दाग रहा था, उस वक्त हजारों लोग वीटी स्टेशन पे थे और मुंबई का हर बंदा एक, है ना, एक टिफिन साथ में लेकर चलता है। उन्होंने कहा अगर एक साथ 100 लोग 200 लोग अगर उसके ऊपर टिफिन मारते तो वह हड़बड़ा जाता और कहीं उसी वक्त धरा जाता। बट पलट कर हम भी वार कर सकते हैं, हम भी उनको परेशान कर सकते हैं, हम उनको रोक सकते हैं। ये मेंटेलिटी सबसे पहले हमारे दिमाग में आना जरूरी है। एक देश के रूप में हर नागरिक के अंदर ये बात होना चाहिए कि हम तैयार हैं। जब हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान तैयार है, तो खाली वो सैनिक तैयार नहीं होना चाहिए, हमको भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जा रहा है, युद्ध मानसिक युद्ध भी हो रहा है। तो हमको साइबर वार में भी कहीं ना कहीं उतरना है। जब हमारे विरोधी या दुश्मन देश गलत खबर फैला रहे हैं, हमको शांति रखना है। अभी मैंने देखा कल और आज के बीच में हमारे हिंदुस्तान के इतने सारे लोग आकर सरकार की बुराई कर रहे हैं और पुरानी पुरानी चीजें निकाल के ला रहे हैं। ये कोई सचमुच का एका नहीं है कि जब किसी ने हमला कर दिया तो हम सब एक हैं। नहीं नहीं, ये असली एका नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जब तक चीजें पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो जाए। पुनीत, यहाँ पे मैं हमारे जो दर्शक हैं उनको एक
प्रोपेगेंडा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में जहाँ सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है। प्रोपेगेंडा अगर आप देखें तो इट इज डिसिमिनेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन विच इज परपेटेड विथ ए पर्टिकुलर मोटिव और हाफ ट्रूथ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सिर्फ आप जो एजेंडा चलाना चाहते हैं उस एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए फैलाई जाती है, उसको हम प्रोपेगेंडा बोलते हैं। अब नेचुरली जैसे अगर हम यहाँ आज के सिनेरियो की बात करें तो पाकिस्तान में डैमेज हो रहा होगा नेचुरली, जब इतना आक्रमण किया है भारत ने तो, और उन्होंने कुछ काउंटर मेजर्स लिए होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में पाकिस्तान सिर्फ अपने प्लस पॉइंट बताएगा, उसको क्या डैमेज हुआ, उसको क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में दे विल नेवर से सिंगल वर्ड। आप भी ऐसा ही करेंगे। प्रोपेगेंडा इज ए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। प्रोपेगेंडा का वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ पे कुछ कम अक्ल लोग, स्वरा भास्कर जैसे, मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ, नहीं लेना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ स्वरा भास्कर है या अरफा नाम की कोई, who are they, what is their contribution to the country? नेहा सिंह राठौर करके कोई यूट्यूबर है, वो बार बार मोदी जी से या गवर्नमेंट से सवाल पूछ रही है। उनका वो कुछ लोक संगीत में कुछ गायिका हैं, या एक ध्रुव राठी नाम का कोई व्यक्ति है जो कहीं कनाडा में बैठा हुआ है या कहीं जर्मनी में बैठा हुआ है, वो जो बातें बोल रहा है। तो देखिए दो तरीके के हैं। एक तो जो दुश्मन देश है वो अपने बारे में, अपनी जिसको बोलते हैं ना बीटिंग देयर ओन ट्रम्पेट, वो अपना बजा रहा है, और एक तरफ आप ही के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनका कुछ एजेंडा है, जो गवर्नमेंट से खफा है या गवर्नमेंट के किसी फंक्शनरी से नाराज हैं, तो वो भी एक अपना नैरेटिव आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब एज ए कॉमन पर्सन अगर हम सोल्जर हैं तो हमारा क्या दायित्व बनता है, इस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो आपको राइट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है वो मालूम होना चाहिए। आप देखिए पुराने जमाने में वॉर में दिन में 2 बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ब्रीफिंग नहीं करती थी। एक विंग कमांडर और एक कर्नल लेवल का अधिकारी आके सवेरे शाम ब्रीफिंग कर रहे हैं। वो भी समझ रही है, गवर्नमेंट भी समझ रही है, और आर्मी भी समझती है, एयरफोर्स भी समझती है कि हमें राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देना चाहिए। और एक हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि हम इंफॉर्मेशन सीकर हो गए। मतलब जो बात मोदी जी और ट्रंप जी के बीच में हो रही है वो भी ऐसा लगता है कि कॉमन आदमी को मालूम होना चाहिए। वी आर सीकिंग दोज इंफॉर्मेशन विच आर नॉट रिलेवेंट टू अस। देखिए हायरार्की होती है हमारा, जो मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसमें हर हायरार्की के पास में कौन सी जानकारी जाना चाहिए वो तो महत्वपूर्ण है ही, कौन सी जानकारी नहीं होना चाहिए वो भी महत्वपूर्ण। तो आज राष्ट्रपति के पास कौन सी जानकारी होना चाहिए, प्रधानमंत्री के पास कौन सी होना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी अफसर्स के बारे में, और फिर सिविलियन के पास में क्या उनको इंफॉर्मेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हमें क्लैरिटी होना चाहिए। और हमारे पास में ऑफिशियल सोर्सेस हैं जो रिलायबल हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी प्रकार के प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ी है आज तक। हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा ट्रूथ रहती है, और डिनायल मोड में भी उन्होंने वो सारी बातें जो दुश्मन देश बताता है कि उसने कर दिया है उसको डिनाई भी करते हैं साथ में, और अपनी बातें भी रखते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी प्रकार के एजेंडा का हिस्सा न बने, प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने, अपने मॉरल को अप रखें, अपनी सेनाओं के काबिलियत पे, उनके शौर्य पे, उनके पराक्रम पे आपको भरोसा होना चाहिए, और आप घर में सेफ और प्रोटेक्टेड रहेंगे ये विश्वास जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप सेना का मॉरल भी डाउन करेंगे। अगर आप, जैसा आपने बोला कि कुछ लोग आज उल्टा सीधा बात करना चालू कर दिए, वो न सिर्फ देश के मॉरल को डाउन कर रहे हैं, वो सेना के मॉरल को भी डाउन कर रहे हैं। पुनीत, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सेना ना तो वेपन से लड़ती है ना रिसोर्सेस से लड़ती है। एकमात्र चीज जो आपको बरसती गोलियों में गोली आने की दिशा में दौड़ने पे आपको तैयार करती है वो होता है आपका मोरल, आपका मनोबल। पुराने जमाने में ढोल ताशे बजाए जाते थे, हर हर महादेव के नारे लगाए जाते थे जिससे खून में उबाल आता था, और सामने तोप होती थी, उसके बावजूद आदमी तलवार लेके महाराणा प्रताप के सैनिक दौड़ जाते थे।
तो वो होता था मॉरल, मनोबल के दम पे सेनाएं लड़ती हैं, और यही भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में अंतर है। अगर हमारा मॉरल स्काई हाई है तो उनका पाताल में घुसा हुआ मॉरल है। इसके कारण वो कितने भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेके जब आते हैं तो हमेशा भारत के सामने मुंह की खाते हैं। तो अगर आप देश का मॉरल ऊपर रखना चाहते हैं, सेना का मॉरल, तो ये सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा होता है और जो राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसमें भेद हमारे नागरिकों को समझना होगा, तभी वो सही सोल्जर बन पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। मैं जैसे कहा, मैं कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस की ट्रेनिंग में शामिल रहा, और तो मैंने पूछा कल अगर हमला हो गया तो क्या होगा। ये हमारे जो जवान है ना, ये कह रहे सर हम तो मौका ढूंढ रहे हैं, मतलब बोल रहे आए तो हमको खुशी होगी कि हम उनको मार गिराएं। मतलब एक आम आदमी डरता है, लेकिन उनके अंदर वो, तो मैं कह रहा हूँ, आपने बोला मनोबल, मनोबल के साथ एक जज्बा, ये हिंदुस्तान है, ये मेरा देश है, इसके लिए तो मैं जान भी दे दूंगा, वो जज्बा होता है, वो सब में नहीं होता है। और कुछ तो आपने कहा कि ट्रेनिंग के माध्यम से वो तैयार किए जाते हैं, और कुछ वही लोग जाते हैं जिनके अंदर वो जज्बा है। हर व्यक्ति वहाँ पे नहीं जा, हर व्यक्ति वहाँ जा नहीं सकता, हर व्यक्ति इस तरह की ट्रेनिंग से गुजर नहीं सकता। मैंने 1 to 1 उन लोगों को देखा है, उन लोगों से बात की है, और वो आपको इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे दो तीन चीजें और बोलना चाहता हूँ कि कई लोग ये पूछ रहे हैं कि अच्छा ये वार हो गया, मैं इसको वार भी नहीं मानता हूँ, ये छोटा सा स्कर्मिश है। लोग पूछ रहे हैं क्या हिंदुस्तान को क्या मिला ये करके। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को जो पाना था वो तो 7 मई को ही हो चुका था। बिल्कुल सही। जब हमने 7 मई को ही 9 ठिकानों पर टेररिस्ट के उनको नेस्तनाबूद कर दिया था, हमारा काम तो पूरा हो गया था। अगर उसके बाद पाकिस्तान आगे कुछ हरकत नहीं करता तो हम तब भी हमारे लिए सीज फायर था, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक मिल चुका, ऑब्जेक्टिव्स वेर फुलफिल्ड। यस। वो लोग पलट के आए तो भारत ने फिर पलट के उनकी जो एयर बेसेस है उन सब के ऊपर हमला किया और उन सबको खत्म किया। मतलब, और वो सब उन्हीं के नागरिकों या उनके नागरिकों की अब कमजोरी है कि उन्होंने रील डाली और बताया कि अरे 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 देखो ये तो अपने एयर बेस के ऊपर हमला हो गया है वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज के जमाने में एक और चीज है, कोई भी चीज छुपना बहुत मुश्किल है, कोई भी चीज छुपना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पाकिस्तान कितना ही उसको दबाने की कोशिश करे, लेकिन जो एक बार आ गया सोशल मीडिया पे वो आ गया, इसलिए हम क्या डाल रहे हैं सोशल मीडिया वो सोच समझ के डाल रहे हैं। नहीं पुनीत, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि आप बॉम्बे में ही थे उस समय जब बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हुआ था। आपको मालूम है कि ताज होटल के बाहर जो हमारी सुरक्षा सैनिक थे, जो पुलिस थी, वो जो भी एक्शन ले रहे थे उसका लाइव कवरेज कुछ टेलीविजन चैनल कर रहे थे, और टेररिस्ट अंदर बैठ के वो सारी एक्शन देख रहे थे कि पुलिस कहाँ से घुसने की कोशिश कर रही है और कैसे कर रही है। और उसमें इतना बड़ा डैमेज हमारा टेलीविजन ने करा। एक बरखा दत्त नाम की जो वो थी, वो उस समय कारगिल वार में उस बंकर के अंदर जाके उसने कैप्टन बत्रा का इंटरव्यू लिया था, और उसके कारण बत्रा जी की लोकेशन लीक हुई, और अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट कैप्टन बत्रा नेक्स्ट डे। तो ये चीज समझ में मीडिया को भी आ गई है इस बार। मैं आई एम हैप्पी टू सी कि किसी लाइव कवरेज की कोशिश मीडिया ने नहीं करी, जहां पे एक्शन हो रही थी, जहां से मिसाइलें लॉन्च हो रही थी, जहां से हमारे ड्रोन जा रहे थे, वहां कोई लाइव कवरेज की अनुमति नहीं दी गई। इस बार मीडिया ने काफी अपने जिम्मेदारी का परिचय दिया और जिम्मेदारी पूर्वक रिपोर्टिंग करी, और ये इस गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है, जिसके लिए मैं पूरी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर ये मान लीजिए कि वॉर होता है फुल स्केल, तो आपको मालूम है कि वॉर के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहले देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। जिस भी देश जो वॉर डिक्लेयर करता है वहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की आजादी और ये चीजें सबसे पहले सप्रेस की जाती है। मेरा आप लोगों से ये भी निवेदन है, हमारे दर्शकों से, कि अगर आपको वास्तविक रूप से भारत का कहीं नुकसान होते दिख रहा है, कोई हमारे सैनिक मरते दिख रहे हैं, कोई सिविलियन मरते दिख रहे हैं, सही जानकारी भी आप शेयर ना करें, आप अपने आप तक रखें, क्योंकि अगर आप ऐसी जानकारी कहीं शेयर करते हैं तो उससे देश का और सेना का मॉरल डाउन होता है। मैं यहाँ पर कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूँ। मनीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे, उसके बाद मैं बात करूँ। नहीं सर, मैं आई वांटेड टू टेक ओवर फ्रॉम वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर,
या प्रोपेगेंडा से टुवर्ड्स दैट व्हाट वी कैन डू, नॉट इन टर्म्स ऑफ साइबर वॉरफेयर, वो तो सर ने काफ़ी बढ़िया डिटेल में कवर किया है। पर सर बात ये आती है कि जैसे आपने भी कहा था कि भाई आप मुझे ये बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, आप बाकी की चीज़ें, तो उसी से पॉइंट जो मुझे एक ऐड हो रहा था कि जैसे सर ने फायर फाइटिंग का पॉइंट लिया था, बिफोर आई फॉरगेट, तो सर हमारे यहाँ आर्मी में रूटीन तौर पे ऑलमोस्ट ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस फायर फाइटिंग की प्रैक्टिस होती है, जिसमें बाकायदा चेन बना के हम लोग बाकायदा पानी की और रेत का और एक ग्राउंड पे जाके, और उसका सायरन होता है, एंड इट्स अ ड्रिल विच इज देयर इन आर इनग्रिल्ड इन आर माइंड। तो ये चीजें जो हैं वो आपको पीस टाइम में करनी है। इसी से रिलेटेड ये है सर कि सीपीआर, ना आई एम श्योर सर कि ये जो भी लोग सुन रहे हैं, हम लोग खाली नाम सुना हुआ है, लेकिन अगर हम इसको इस ब्रॉडकास्ट के बाद अगले हफ्ते का एक टारगेट रखें कि हम एक नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके केवल ये देख लें कि आदमी को हार्ट अटैक आने पे जिंदा कैसे रखना है, वो फौजी भी हो सकता है। तो स्किल अगर हम नहीं सीखेंगे सर, तो आप खाली ज्ञान लेते रहेंगे और ज्ञान का आपको कुछ फायदा नहीं होगा। और हम अक्सर इसलिए पीछे हट जाते हैं सर कि वोल्टेयर ने कहा है कि बेटर इज द एनिमी ऑफ गुड। हम सोचते हैं यार इससे अच्छा करेंगे, आप इससे अच्छा मत करिए, अच्छा कर लीजिए बस। और उस सीपीआर को अगर आप एक प्रॉपर मेडिकल अथॉरिटी से कि किस तरह से करना है अगर हम जाके कर लेंगे, तो वो हमको एक तरह से अगेन इस वॉर में या आने वाले दिनों में मदद कर सकता है, न केवल दूसरों को बल्कि अपने भी नेक्स्ट ऑफ किन्स को। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोनेशन ऑफ ब्लड। सर इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड समबडी जस्ट कैन गो, थोड़ा सा उसको एक अपना मन बनाना होता है और आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोग हमने जो सुन रहे हैं उन्होंने किया होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जिसने एक भी बार नहीं किया, वो डरता है। अब ड्यूरिंग वॉर सर, जिसमें कि न्यूक्स का एक हमारे ऊपर पड़ोसी मुल्क है, तो इस टाइम पे शायद हमें बहुत बड़ी मात्रा में ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। तो ये पीस टाइम में हम लोग क्यों नहीं कर लेते? तो जैसे अक्सर हमारे आर्मी में कहते हैं कि तुम प्लान कितने ही बना लो, अगर तुम 48 आवर्स में या 7 डेज में उसका 10% भी नहीं करते हो, तो वो प्लान बिकम्स ओनली ऑन पेपर। सो इफ वी हैव द करेज एंड दोज हु आर हेल्दी, दे शुड गो एंड गिव, डोनेट ब्लड। आप अपनी मात्रा बता सकते हैं कि सर कम ले लेना, ज्यादा ले लेना, बट वन शुड डोनेट ब्लड सो दैट ये आप एज ए सिटीजन कर सकते हैं। खून तो बह रहा है, खून तो बह रहा है, और विडोज भी हो रही हैं, हमने देखा है, लेकिन जब आर्मी को जरूरत पड़ेगी तब हमको पता ही नहीं होगा कि यार इस प्रोसेस से कैसे निकले। सो डोनेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट दोज हु आर फाइटिंग वॉर देयर, क्योंकि वो तो बन ही जाता है बहुत जल्दी आपके ब्लड का डोनेशन जो है। सो आई थिंक ये भी सर हमको जो ब्लड डोनेशन है और ये जो सीपीआर है या फर्स्ट एड की हमारी है, ये अगर हम लोग सीख लें तो ये भी एक सोल्जर को तो काम आएगी आएगी और आपके अपने परिवार में भी काम आएगी। ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि सीपीआर तो कम से कम हमको सीख लेना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मेरी जो बात हुई कि हमको इवैक्यूएशन कैसे करना चाहिए क्राइसिस में, वो आना चाहिए। आपने रक्तदान की बात की, मैं आपको बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर एक रक्त का रिपोजिटरी बना रहे हैं, सो दैट जब भी किसी को जरूरत पड़े। मेरी आज ही बात हुई, आज ही कई लोगों से बात हुई, और सेना के लोग हैं, सेना से जुड़े हुए लोग हैं, बट वो तो जो लोग पूछ रहे ना कि इस जो भी वॉर है इससे हमको क्या मिला, तो यहाँ पे नहीं, इससे हमको क्या मिला, मैं उसका भी एक जवाब देना चाहता हूँ। हमको ये पता चला कि कहाँ हम कमजोर हैं। सबसे पहले जैसे कि साइबर वॉर में या प्रोपेगेंडा वॉर में हम थोड़े कमजोर पड़े, तो हमको पता चला, अगली बार के लिए हम रेडी रहेंगे। नंबर 2, हमारे जितने भी तीनों फौजें हैं वो एक होके काम किया उन्होंने, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह सबने मिलकर काम किया। जरा सोचिए, पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट ठिकानों का इंफॉर्मेशन गैदरिंग, बिल्कुल करेक्ट गैदरिंग, एक भी गलती नहीं, और विद प्रिसीजन वहां पे उनको हमने नेस्त नाबूद किया। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है जिसको लोग समझ ही नहीं पा रहे। नंबर 1। बिफोर आई सॉरी, नहीं आप बोलिए। आप हाँ सर। तो नंबर 2,
हमारे पास, हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम प्रिसीजन वार कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। पिछली बार बालाकोट के वक्त कई लोग सवाल पूछ रहे थे हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। अब की बार पूरी दुनिया ने देखा कि हुआ। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, नाउ दैट इज टेस्टेड एंड प्रूवन। एंड आई थिंक वेरी ट्रू सर। क्या क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान के पास भी आपने कहा कि टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी तो है। जैसे शुक्ला जी ने बोला कि वो लोग आते हैं लेकिन शायद उनका मनोबल इतना ऊपर नहीं होता। फिर मनोबल के साथ साथ टेक्नोलॉजी आपकी टेस्टेड एंड प्रूवन है, वार प्रूवन है कि नहीं है। आज हमको पता है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम किस लेवल का है, और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो हम उनको कैसे पूरा करेंगे। तो आई थिंक व्हाट this government has done, or what Indian government has done, I am not talking about BJP, I am talking about India. इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से अपनी देशी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का जो काम किया है, आकाश है और ब्रह्मोस है, मिसाइल्स के शेयर के लेवल पर तो डीआरडीओ ने जो काम किया है वो गजब का काम किया है। तो हमने उस लेवल पर, तो एक तरह से नाउ वी हैव वार टेस्टेड टेक्नोलॉजी जो हमको आगे के लिए और बेटर बनाने की तरफ लेके जाएगी। कम्युनिकेशन के हमारे सब सिस्टम जमे हैं। एक चीज जो मैं सोचता हूँ कि हो जानी थी, मॉक ड्रिल्स पूरी तरह नहीं हुई, पर शायद ये एक मौका है जिसके माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान में लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए शामिल कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों से मेरी बात चल रही है, आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि हम ऐसी कोई शुरुआत कर सके। Just to add whatever you are saying, sir, that how we can contribute. Now, Yes. another point which immediately came in my mind. सर, हम सब जिस गली मोहल्ले में रहते हैं उसके आसपास, इवन बिल्डिंग में एक फौजी आपको जरूर मिल जाएगा। मैं पूना में रहता हूँ सर, शायद ही कोई बिल्डिंग होगी जहाँ कोई एक्स फौजी नहीं होगा। या अगर आप कभी किसी छोटी जगह, उज्जैन में आता हूँ तो जिस पुरानी जगह से आपको कोई लांस नायक की फैमिली है, कोई नायक की फैमिली है, आपको पता चल जाएगा। अब अक्सर ये लोग पूछते सर क्या कर सकते, अरे आप जाके उसके पिताजी को धन्यवाद दे दीजिए। इतना बड़ा काम है सर कि वो आप उसकी इमेजिन नहीं कर सकते। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं यार आर्मी में तो भाई आपकी लाइफ ऐसे चलती है वैसे चलती है। मैंने कहा भाई सुनो, आप हमेशा इस बात को याद रखना कि आर्मी 3 जनरेशन देती है। एक फौजी होता है, जब मेरी पहली बार अवंतीपुर में पोस्टिंग हुई थी सर, करीब 2 साल तक जब मैं अवंतीपुर में पोस्टेड था, तो मेरी माँ की नींद उड़ी होती थी, तब तक टीवी आ चुका था। और टीवी में अगर अवंतीपुर से 200 किलोमीटर दूर भी बम ब्लास्ट होता है तो माँ की धड़कनें बढ़ जाती थी कि मेरा बेटा, और उस समय तो मोबाइल वगैरह भी नहीं था। और आज भी जब अगर आप फ्रंट पे हैं तो आपको कनेक्टिविटी नहीं है। अब आपका बेटा वहां पे है तो एक तो आपके माँ बाप इमीडिएट का नैनो के जो है उनका कंट्रीब्यूशन जो दिखाई नहीं देता उस फौजी के उस यात्रा में जो आज भी कर रहा है। और उसके बाद उसका बच्चा, अब मेरी जो बिटिया है सर वो 12वीं तक 11 स्कूल बदल चुकी है। और ये सिर्फ मैं मनीष व्यास की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 4 दिन पहले ही मेरे कजिन की बात हुई, उसकी डॉटर 11th में आई, तो मैंने कहा बेटा कितने स्कूल चेंज हो गए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन 11 शी हैज चेंज्ड 11 स्कूल्स। तो जब आप किसी भी फौजी के, लांस नायक के या फौजी अफसर है, आप किसी के घर पे जाके उसकी बिटिया से, उसकी वाइफ से या उसी से या उसके माँ बाप को बोलते हैं थैंक यू सो मच सर या थैंक यू मच चाचा जी, आपका बच्चा हमारे सबके लिए कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसका इतना बड़ा इफेक्ट, जब शाम को फोन आएगा और वो ये जाके बोलेगा यार वो मोहल्ले में कोने पे रहता था, वो आ जाके ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, आज हम सब लोग वेरी फाइनेंशियली वेल ऑफ, तो आप एक छोटा सा गिफ्ट भी ले जा सकते हैं, 1 किलो आम ही ले जाइए कि सर इतनी बड़ी बात है, आपका बेटा वहां हो रहा है। उसकी आंखों में अगर आंसू झरझर नहीं बहने लगे उसकी बेटी के, और उनको ऐसा गर्व लगेगा। क्योंकि सर मैं तो लकी हूँ, महाकालेश्वर की मेरे पे कृपा रही कि मैं तिरंगे झंडे में लपेटा हुआ नहीं आया, लेकिन हर फौजी इतना लकी नहीं है, हम जानते हैं सर। तो उस स्थिति को वो किस तरह से अपने मन में बना सकते हैं कि जब आपके जाने के बाद भी, आप तो रोज जाते हैं सर, लेकिन अगर आप उस घर से टच करते हुए उस फौजी से, ये मत बोलिए एयरफोर्स नेवी, आपको अगर ये पता लग गया फौजी है, आप उसके घर जाइए, सिर्फ अपनी तरफ से कुछ बोलिए बस चलता हूं मैं, आप विश्वास कीजिए वो जिंदगी भर अपने उस कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलेगा।
मैं वापस इसी बात पे आता हूँ कि आपने ये कहा कि सिविलियन हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं 2 मिनट का एक छोटा सा, पिछली बार भी मैंने आपको कविता जो सुनाई थी, वो कविता मैं वापस आपको सुनाता हूँ कि एक जंगल में लगी आग, थोड़ा सा आवाज, हाँ सर, एक जंगल में लगी आग तो सारे पक्षी आ गए, हाथी सूंड में पानी भर के लाया, और जितने बड़े जिराफ थे वो भी कुछ उठा लाया, पूरा शेर भी आ गया, पूरे जंगल की जो हवा है वो तेज बह रही थी, तो उस पानी को, वो आग को पानी से बुझा रहे थे। तो एक छोटी चिड़िया बैठी हुई थी, वो चोंच में पानी लेके उस आग में डाल रही थी। तो उधर एक कौवा था, कौवा जो आजकल के लोग हैं कि अरे इससे क्या होगा, वो उससे क्या होगा का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब वो कौवा था, तो कौवा बोलने लगा कि यार तेरी चोंच में कितना पानी है मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, तो क्यों कर रही है। तो उसका जवाब जो था सर, वो हर आदमी का जवाब होना चाहिए कि एक कौवे, मुझे अपनी औकात पता है, मेरी चोंच में कितना पानी है इसकी मात्रा पता है, इस जंगल की आग कितनी बड़ी है ये मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ इस अपनी चोंच से पानी इसलिए डाल रही हूँ कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग देखने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो हम ये छोटा सा काम कर दें सर, कि अभी जैसे मैंने कहा, अगर 7 दिन के अंदर आपके घर के बाहर कोई या आसपास कोई फौजी है, प्लीज चले जाइए, बोलिए सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम सांस यहाँ ले रहे हैं। वो बहुत बड़ा उपकार होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और शायद हम पता नहीं सोचते इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा। ये बात में क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने बोली, बहुत बड़ी बात आपने बोली, ये बहुत जरूरी है। और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शुक्ला, आप अभी बीच में डिस्कनेक्ट हुए थे, तब हम बात यही कर रहे थे कि देश के लोग क्या कर सकते हैं, और कर्नल मनीष व्यास ने कहा कि और कुछ नहीं तो कम से कम अपने आसपास जो फौजी रहते हैं उनको जाके धन्यवाद तो बोल सकते हैं, क्योंकि एक फौजी, बिल्कुल बिल्कुल जो मनीष ने बोला वो देखिए, पिछले में 3-4 महीनों की जिक्र कर रहा हूं कि बहुत सारे इंसिडेंसेस देश में ऐसे हुए जहां पे फौजी अफसरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। पंजाब की एक घटना मैं बता सकता हूं जहां पुलिस ने बड़ा दुर्व्यवहार किया, एक एयरफोर्स के ऑफिसर और वाइफ के साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि फौज के लोग जान हथेली पे रख के उतावले हो रखे जान देने के लिए। इट टेक्स लॉट ऑफ करेज। पुनीत, आई मस्ट, हाँ जी, मैंने अपने साथ के 25 पायलट ऑफिसर को खोया है। कैन यू हियर मी? यस यस, हाँ जी, मैं 4 मार्च 1991 को मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, और 25 मार्च एग्जैक्टली 21 डेज आफ्टर हम लोग पहली बार फ्लाइंग एक्सपीरियंस के लिए एक एब्रो विमान में लेके गया। और लकीली पहले उन्होंने बोला कि मैकेनिकल इंजीनियर चढ़ जाइए, फिर किसी का दिमाग बदल गया, उसने कहा पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर चढ़िए। और वो एयरफोर्स का विमान टेक ऑफ करते से ही इंजन उसका फेल हो गया और वो जमीन पे गिरा, और हमारे 25 साथी और 3 उसमें पायलट जो थे, 2 पायलट और एक नेविगेटर, 28 ऑफिसर आर्मी के और इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में एक साथ 28 ऑफिसर कभी नहीं मरे। That was the incident which I saw after joining Air Force after 21 days. और मैंने अपने कंधे पे 11 अपने ब्रदर ऑफिसर्स के शवों को ढोया है वहां पे बेंगलोर एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में। तो किसी का, मेरे भाई साहब ने मुझे बोला कि आप एयरफोर्स छोड़ के आ जाइए, पर मैंने कहा नहीं, मैं आ गया हूं, आई विल कंटिन्यू हियर। तो देखिए, एक जज्बा होता है, जिस जज्बे के पीछे आदमी अपने देश के लिए लड़ने जाता है, तो हम उनका सम्मान कर सकते हैं। आप रिस्पेक्ट करिए। और अभी टाइम ऑफ क्राइसिस है, खुदा ना करके खुदा ना खास्ता अगर वॉर होता है तो आप उनको ट्रेवल में मदद करिए। उनको हो सकता है इमरजेंसी में छुट्टी से वापस बुलाया जा रहा हो, जैसे बता रहे हैं कि भटिंडा में ये गए और इनको बोला कि कल आप अवंतीपुर जा रहे हैं, तो इनको कहाँ रिजर्वेशन मिला होगा। तो आप अपनी सीट्स उनको ऑफर कर दें। अगर आप किसी ऐसे स्टेशन पे बैठे हुए हैं जहां से बहुत सारी ट्रेन गुजरती हैं, तो वहां सवेरे शाम आप उनको
फूड पैकेट्स ऑफर कर सकते हैं। जो सैनिक 48 घंटे ट्रेवल करके अपने फ्रंट पे जा रहे हैं, आप उनको फूड पैकेट, पानी की बोतल ऑफर कर सकते हैं। आप उनको लिफ्ट्स दे सकते हैं, आप उनका सामान ढोने में उनकी मदद कर सकते हैं। और खुदा ना खास्ता, जैसा इन्होंने बोला कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, बट इन वॉर इफ अवर सोल्जर्स आर ब्लीडिंग, आप ब्लड डोनेशन की कभी नौबत आती है तो सारे लोगों को इस बात के लिए रेड क्रॉस में मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हमें ब्लड देने की जरूरत पड़ती है तो हम मुक्त भावना के साथ में अपने ब्रदर ऑफिसर्स के लिए, ब्रदर सोल्जर्स के लिए हम वो कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है, हम अपने आसपास में आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो सामना है किसी मॉरली करेक्ट, मॉरली अपलिफ्टेड कंट्री के साथ में नहीं है। हमारा जो सामना है एक रोग कंट्री के साथ, जिस कंट्री का मॉरल है ही नहीं। तो हमारे आसपास बहुत सारे सिंपैथाइजर्स हो सकते हैं, बहुत सारे स्लीपर सेल के कुछ लोग एक्टिव हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक जासूस के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आपको सतर्क रहना है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उनके प्रति सतर्क रहें। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप तत्काल पुलिस को या सेना की किसी, हर जगह सैनिक कल्याण बोर्ड होता है, हमारे उज्जैन में भी है, हम उनको सूचना दे सकते हैं। और एक और जो स्पेशल बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे कोई भी वीडियो क्लिप्स या उससे सेना की छोटी मोटी भी जानकारी, देखिए सेना में जो जानकारियां होती हैं वो 4 तरीके की होती हैं, जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन एंड टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो अगर आर्मी का कोई कॉन्वॉय महू से लेके कहीं जा रहा है तो आपको वो भी एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन है, आप उसका वीडियो बना के कहीं ना डालें। आप किसी आर्म फोर्स के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अगर उसने आपको कोई छोटी मोटी बात भी बताई है, आप उसको डिसिमिनेट ना करें। छोटी से छोटी जानकारी जो है दुश्मन के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो एज ए जिम्मेदार नागरिक अगर आप इतना भी करते हैं तो मुझे लगता है कि आप उतनी बड़ी देश सेवा कर रहे हैं जितना सोल्जर जो बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ते हुए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने करेक्ट कहा। और आपने बहुत बड़ी बात जो बोली ना कि सोशल मीडिया वीर जो हैं, कभी कभी हम अपनी वाहवाही के लिए, क्लिक्स के लिए, लाइक्स के लिए ये सब डालते हैं। और हमको तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन से संबंध रखता हूँ। दुश्मन जो है ना, वो आपको लगता है कि मेरा तो छोटा सा वीडियो, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन एक वीडियो से कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन 4 लोगों ने 4 अलग अलग वीडियो डाले हुए हैं। जब उनको हम सबको चारों को मिला के देखते हैं ना, तो आपको पक्का पता चलता है कि ये किस जगह से हुआ है, कैसे हुआ है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, तो केवल आपका वीडियो हार्मफुल नहीं, बहुत हार्मलेस है, लेकिन जब उसको मिला के एक साथ देखते हैं ना तो हमको पता चलता है कि कब क्या हो रहा है। तो कई लोगों ने पूछा कि भारत को इतनी प्रिसाइज जानकारी कैसे मिली उनके मदरसों के बारे में, उनके टेररिस्ट अड्डों के बारे में। किसी ने आके सब कुछ बताया ऐसा नहीं है, लेकिन उनके मदरसों के जो सोशल मीडिया पर वीडियोस थे, उन्होंने जो बड़ी बड़ी वहां पर वो हुंकार भर रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और वो वीडियो डाल रहे थे, वो सब जब हमारे जो सेना के लोग हैं जब सब इकट्ठा करके उसको देखते हैं तो उनको पता चलता है। इसको अंग्रेजी में कनेक्टिंग द डॉट्स बोलते हैं। when you connect the dots you get the complete picture। yes, बिल्कुल। तो एक वीडियो से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम सबके वीडियोस इकट्ठे करके देखते हैं तो हमको पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है। एंड आई थिंक ये सबको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। कई जानकारियां मिली सेना के बारे में, एक तरह की प्रेरणा मिली कि सैनिक किस तरह की जिंदगी जीते हैं। मुझे आज भी याद है, एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं स्टार न्यूज में था, कारगिल वार के बारे में कुछ बातें हो रही थी, तो मुझे गौरव सावंत जो है, जो भी बहुत बड़े एंकर है, न्यूज एंकर हैं, वो हमारे डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट थे उस वक्त। गौरव ने मुझे एक बात बताई, क्योंकि वो सियाचिन कई बार जा चुके थे। सियाचिन पर गौरव ने एक किताब भी लिखी। तो उन्होंने बताया कि सियाचिन में इतनी वो होती है, ठंड होती है,
हमारे जो सैनिक है ना वो एक जगह पर जैसे बैठे हैं वैसे बैठे हैं, वो हिलते नहीं है। क्योंकि अगर हिले और उनको पसीना आया तो पसीना आपकी कांख में और बाकी शरीर की बाकी जगह पे वो बर्फ बन जाता है और फिर आपके बदन को काटता है। जरा सोचिए, हिलना भी आपके लिए संभव नहीं है। नंबर 2, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि सेना के जो वहाँ के बंदे हैं उनको चॉकलेट्स भेजी जाती है, बड़े बड़े चॉकलेट बार भेजे जाते हैं खाने के लिए, और वो खाने के लिए यूज नहीं करते। वो उस ठंड में, भयंकर ठंड में इतने कड़क हो जाते हैं कि वो जो चॉकलेट के बार है ना उनको शील्ड की तरह यूज किया जाता है कि सामने से दुश्मन अगर हमको मारेगा तो वो चॉकलेट के बार शील्ड की तरह यूज होते हैं। इतनी ठंड है और वहां पे वो लोग रह रहे हैं, और ये सिर्फ युद्ध में नहीं रह रहे, हर दिन वहां पे वो तैनात है। तो ये पुनीत, आई विल टेल यू वन इंसिडेंट विच हैपेंड विद मी। मैं सूरतगढ़, जिसका जिक्र अभी बहुत आ रहा है कि सूरतगढ़ एयर स्ट्रिप को नुकसान पहुंचा है, लेकिन आई एम श्योर कि नहीं पहुंचा है, क्योंकि मेरे पास अभी भी कुछ भारतीय वायुसेना के मेरे दोस्त हैं, तो ऐसा कोई, वो भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। मैं सूरतगढ़ में पोस्टेड था और रेगिस्तान है पूरा, पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत पास में है, और 52 डिग्री टेम्परेचर वहां पे होता था, जिसकी मनीष भी बात कर रहे थे। और सडनली जो एडॉप्टेबिलिटी की बात हुई थी, मैं 11 बजे करीब अपने स्क्वाड्रन में बैठा हुआ था और 11:30 बजे मुझे एकाएक फोन आया कि आपको यहाँ से 200 किलोमीटर दूर महाजन रेंजेस में जाना है, जहां पे एक्सरसाइज हो रही है और आपको पूरा वहां मैनेज करना है शो। विद इन हाफ एन आवर आई पैक्ड अप एंड वेंट। और महाजन रेंज में उस समय हमारे अर्जुन टैंक की ट्रायल्स चल रही थी। अर्जुन टैंक भारत की आर्मी ने को हैंडओवर किया था DRDO ने। हम वहां बंकर में रहते थे, टॉयलेट्स होते नहीं थे, आधा घंटे के लिए लाइट चलती थी, वो भी जनरेटर से, सिर्फ खाना खा के। और एक कैप्टन से मेरी मुलाकात हुई, उसने बोला कि मैं आपको अर्जुन टैंक में घुमाने ले चलता हूं कल, चलिए देखिए अर्जुन टैंक कैसा है। तो आई वेंट विथ हिम इन द अर्जुन टैंक। अर्जुन टैंक के अंदर उस समय 57 डिग्री टेम्परेचर था। इनसाइड द टैंक इट वाज 57 डिग्री सेंटीग्रेड। और उस टैंक के अंदर मैंने करीब 1 घंटे जर्नी करी। जब मैं आया तो मेरी पूरी पीठ में छाले हो गए, इतनी जोरदार गर्मी के कारण। और ना वहां पे पंखा था, ना कोई कंफर्ट था। हम लोग करीब 10 दिन वहां पे रहे। और आप जिस एक्सट्रीम कोल्ड की बात कर रहे हैं, हमने एक्सट्रीम हॉट वेदर के अंदर कैसे काम कर सकती है आर्मी, कैसे काम करती होगी, तो वो मैंने देखा। मुझे इसलिए मनीष को मैं सल्यूट करता हूं। एयरफोर्स यूज्ड टू लिव इन वेरी कंफर्टेबल एटमॉस्फियर, लेकिन जो आर्मी है वो आर्मी इस तरीके से काम करती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और जो आप बता रहे हैं उसको फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं। और अगर आपका दस्ताना अगर वहां पे सियाचिन में निकल गया किसी काम से, तो वो आपका हाथ पैरालाइज हो जाएगा, वो हाथ आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि -45 और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वहां पे तापमान होता है। तो विद दिस वर्ड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जवान बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करते हैं। आप उनके प्रति कंपैशनेट रहें, उनके प्रति रिस्पेक्टफुल रहें। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस अगर कहीं लाइन लगी है, आप उनको प्रेफरेंस दें। उनको जो कुछ भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल करने के लिए आप उनको फूड सप्लाईज, वाटर सप्लाईज, मेडिसिन सप्लाईज, व्हाटएवर यू कैन डू विद इन योर बजट, प्लीज हेल्प देम and pray for their lives, because they are there to safeguard you, your family, and because of them you are peacefully sleeping in your bedroom. Correct. तो आपसे बात करके, दोनों से बात करके, और मैं यह मानता हूँ कि न सिर्फ गेसु लेकिन बाकी के भी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये बड़ा इंस्पायरिंग है। और हमको कई बातें पता चली जो सोल्जर की जिंदगी में होती है, और शायद उनसे सीखकर हम भी आम जिंदगी में भी बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब कह रहा हूँ कि मैं कुछ सेना के लोगों से बात कर रहा हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं कि इतने जल्दी क्यों युद्ध विराम किया, वो चाहते हैं कि युद्ध तो चलता रहे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो हमारी पॉलिटिकल जो नेतृत्व है पूरा श्रेय उसको दे रहे हैं। ये मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप जवानों की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो और हम सेना की बात कर रहे हैं।
तो ये बिल्कुल तय है कि हमारा जो पॉलिटिकल नेतृत्व है उसने पिछले 10-12 सालों में बहुत सही योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, फौज को खुला हाथ दिया है, फौज को रेडी करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए आगे बढ़ाया है। लेकिन फिर भी साथ में जो जवान लड़ रहा है वो सर्वोपरि, वो सबसे बड़ा है। और आज देश ने जो कुछ हासिल किया है ऑपरेशन सिंदूर से, उसमें मुझे लगता है कि हम सबको, सेना को सलाम करना चाहिए। नेतृत्व है अपनी जगह पर है, लेकिन असल में लड़ाई तो वो लोग लड़ रहे हैं। Sir, before we conclude, I'll just take 2 minutes because I think we are now. I don't want to miss that point. सर, मुझे समझ नहीं आता कि लोग जिनका चेहरा निराश होता है, जो डिप्रेशन में रहते हैं, या जो ये समझते हैं कि यार जिंदगी सुबह से शाम तक जो एक रूटीन है, ढर रहा है। आप अगर असली किसी फौजी को मिलेंगे सर, वो 24 घंटे एक इतने एक्साइटमेंट में जिंदगी जीता है। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि हमारे दिमाग में घुसा दिया जाता है कि बेटा कल सुबह कोई चांस नहीं है, डोंट पोस्टपोन वॉट एवर यू थिंक। एंड सर, मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि इस समय हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं या जितने बाद में भी सुनने वाले हैं, कि वी आर अमंग 5% ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी। 800 करोड़ लोगों में हम 3 या 5% में हैं जो ये लोग सुन रहे हैं और ये जो कर रहे हैं। वेरी इजीली आई कैन डिवाइड इनटू करोर्स। और उसके बावजूद अगर सब हम एक्साइटेड नहीं है, अगर हम वी आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स फ्यूचर वेरी ब्राइटली, मैं तो सर एआई सुन के इतना एक्साइटेड हो जाता हूं। तो ये जो चीज हम एज ए सिटीजन, एज ए नॉर्मल सिविलियन, बुझे बुझे से रहने का क्या मादा है? क्यों ऐसा हमें लगता है अभी जब ईएमआई पूरी होगी तब मजे करेंगे, और जब हम ये पूरा होगा, जब हमारा प्रमोशन हो जाएगा तब पूरा करेंगे। मैं सर आज तक एक फौजी से नहीं मिला जो ऐसा हो कि ये होने पे हम ये करेंगे, आज रात को क्या करना है। तो ये जो एटीट्यूड अगर पूरे देश में हो जाए कि आप अपनी डेडलाइन रात की 11 बजे तक रखिए, एंड बीइंग अ टीटोटलर आई कैन वाउच फॉर दिस। इनफैक्ट एक बड़ा हंसी मजाक का किस्सा है सर। मैं जब पहली बार अवंतीपुर गया तो एक जनरल साहब खड़े हुए थे, तो उन्होंने देखा यंगस्टर आया, या यंगस्टर कम यार, आई विल ट्रीट यू, वेयर इज योर कमांडिंग ऑफिसर? आई सेड सर ही इज स्टैंडिंग देयर। नो यू कम यार। मेरे गले में हाथ डाला और बोला या यंग मैन व्हाट विल यू हैव? तो सर मैं ड्रिंक करता नहीं था, तो वो सेड सर यू विल हैव बियर, यू विल हैव राम, यू विल हैव विस्की। आई सेड सर व्हाट सर? आई सेड सर आई डोंट ड्रिंक। He gave me such a dirty look. He said, "What bloody nonsense." Then थोड़ी देर हुई सर, और पास में से वो एक नॉनवेज वाला बंदा फिश और वो लेके आया, तो बोलो नो यंगस्टर विल हैव दिस। तो अब सर हम नागर ब्राह्मण आदमी, हम तो एग वाला केक भी नहीं खाते हैं। अब वहां जाके सर वो जब सामने वो फिश लेके आया और वो भी उसकी आंखें दिख रही थी ऊपर, तो मैंने बोला सर आई एम वेजिटेरियन। तो देन ही सेड, he looked at me, smiled and he said, where is your commanding officer? I said, you call him. तो सर उन्होंने उसको बुलाया पास में और बोला, ये तेरा यंगस्टर क्या पीटी गेम्स के लिए फौज में आया है? So he said he is not utilizing the fun, and so it's a lighter part. But what I mean to say is, sir, be excited to be alive. I don't know what else we need, but as a citizen, as a common person, सर बहुत ज्यादा भगवान ने हमको दिया, हमारी काबिलियत नहीं थी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ एक्साइटेड है, आपकी खुशी देख के वो जो अपोजिट मुल्क है वो दुखी हो जाता है। आपने देखा भी है राजनाथ सिंह का जो फोटो आया था अमंग द आर्मी कमांडर, you smile and you say yes, we are facing this, but we never lose our excitement and our enthusiasm towards life, and this is what I want to say as in concluding remarks. सुपर। तो दोस्तों, आप दोनों से बात करके मजा आ गया, बहुत प्रेरणा मिली, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप दोनों ने जो कुछ अपने अनुभव शेयर किए हैं वो काम आएंगे। और मैं चाहूँगा कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी चालू हो रहे हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में, जहां मुझे लगता है कि आप लोग जुड़ सकते हैं। और हमारे और भी गेसुआइट दोस्त हैं जो सेना में रह चुके हैं या जो सेना में हैं, मैं आप सबको उन इनिशिएटिव्स के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। तो यहीं पर हम इस संवाद के स्पेशल सेशन को विराम देते हैं। फिर मुलाकात होगी दोस्त।
संवाद 5 साल पूरे करने जा रहा है और बहुत जल्द बहुत बड़ा एक हम इसका सेलिब्रेशन करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत। सेना के जवानों को एक बहुत बड़ा सलाम, आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले तो आप दोनों को धन्यवाद देकर शुरू करता हूं कि आप लोगों ने देश के लिए जो कुछ किया Thank उसके you लिए। for calling us and giving us this opportunity. Wonderful opportunity. Thank you very much. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों फिर Bye. मुलाकात होगी। यहाँ पर हम एक विराम ले रहे हैं, लेकिन ये विराम वापस से शुरू हो जाएगा।